नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम हमारी जो चर्चा कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के ओल्ड पेपर से संबंधित जो हमारा डिस्कशन है उसको आज की क्लास में वापस कंटिन्यू रखेंगे। हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो झारखंड पीसीएस है ना, झारखंड पीसीएस द्वारा जो आयोजित 2016 का पेपर था उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला पेपर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज से हम सेकंड पेपर की चर्चा चालू करेंगे। पहले पेपर की चर्चा के जो 4 वीडियोज हैं, लगभग सभी 40 से 50 मिनट के हैं, वो ऑलरेडी क्या है चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम सेकंड पेपर की चर्चा को चालू करेंगे। चर्चा को चालू करने के पहले एक दो छोटी छोटी सूचनाएं। जिस प्रकार की हम चर्चा यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि आप एमपीपीएससी के जो हमारा एफएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में यदि आप क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं तो जॉब्स वाला द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 70 क्वेश्चन पेपर के तहत 7,000 प्रश्न शामिल किए जाएंगे, है ना। ये टॉपिक वाइज रहेंगे, 50 पेपर, यूनिट वाइज रहेंगे 10 पेपर, और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे 10 पेपर। अभी 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 2 टेस्ट कौन से हैं? यूनिट 1 के टॉपिक 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 1 क्या है? हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। टॉपिक 2 क्या है? तो उसमें कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, है ना, कई सारे टॉपिक को मिला करके यूनिट टॉपिक 2 बनाया गया है, तो वो सबका टेस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इन सभी टेस्टों का डिटेल डिस्कशन भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इसमें क्या थी, बातें थी। यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जॉब्स वाला की एप्लीकेशन से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम पूरी क्लासेस भी चला रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको नोट्स चाहिए हैं हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में, अथवा वह बुक के ई बुक के फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए भी आप जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सूचनाएं थी। हम चालू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको इसमें दिया हुआ है उसके तहत यदि हम बात करें तो क्वेश्चन, अच्छा, इसको ध्यान में रखने के लिए कि हम कहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं, ये पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है ना, ये पेपर देख पाएंगे आप। क्वेश्चन बुकलेट है झारखंड पीसीएस 2016 सीरीज ए, है ना, मतलब कि जो वो होते हैं ABCD वो रहता है, सेक्शन रहता है, उसमें हम सीरीज ए की डिस्कशन को यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अभी जो चर्चा चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ना, इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि C12H22O11 इज द जनरल फार्मूला ऑफ, है ना। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें कार्बन के 12 कंपाउंड है, हाइड्रोजन के 22 हैं, ऑक्सीजन के 11 हैं, ये किसका जनरल, ये सामान्य सूत्र है ना। ये जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र किसका है? डाइसैकेराइड्स का। किसका है? डाइसैकेराइड्स का। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है? मोनोसैकेराइड्स आता है, एक ऐसा शुगर, है ना। मोनोसैकेराइड्स क्या है? एक ऐसा शुगर जिसमें सिंगल शुगर मॉइटी होती है। क्या होता है? एक सिंगल अकेली शुगर मॉइटी होती है, जिसका जनरल सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n ON, है ना। मतलब यहाँ n का मतलब हम मान लेते हैं कि x है, तो हर जगह क्या रखा जाएगा? x रखा जाएगा। अब इसको हम कहें कि यदि n का मतलब क्या होता है? 3 होता है, देन C3, है ना, H6 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सबसे बेसिक शुगर हो जाएगा, ये सबसे छोटा शुगर है ना। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं ना। किसके नाम से जानते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कोर्स के तहत। ठीक है, चलो, अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड के। जैसे ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन वाला शुगर, फ्रक्टोज हो गया, ये भी 6 कार्बन वाला शुगर है, गैलेक्टोज हो गया, ये भी 6 कार्बन वाला शुगर है। कुछ बेसिक अंतर है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो यह एल्डोज शुगर है। ये क्या है? एल्डोज शुगर है, मतलब दोनों में 6 कार्बन, तो फिर अंतर कहाँ पे आ जाता है? ये इसकी बात करें फ्रक्टोज, ये क्या है? कीटोज शुगर, ये क्या है? कीटोज शुगर है। गैलेक्टोज की बात करें तो ये भी क्या है? एल्डोज शुगर है। लेकिन बोले समस्या कहाँ पे आ जाती है? बोले ये भी एल्डोज, ये भी एल्डोज, सेम फॉर्मूला। बोले कैसे अंतर करेंगे? तो हम इसमें कैसे अंतर करेंगे भाई? इनेंशियोमर्स के माध्यम से। कैसे अंतर करेंगे? इनेंशियोमर्स के माध्यम से अंतर करेंगे, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक फॉर्मूला किसका निकल के आया? मोनोसैकेराइड का। डाइसैकेराइड की हम बात करें, जैसा हमने देखा हमारा आंसर था C12H22O11। कुछ डाइसैकेराइड जो प्राइमरी एग्जाम्पल हैं, सुक्रोज हो गया,
लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज एक जनरल शुगर है जो आपके घर में शुगर होगा, है ना, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, वो कहलाता है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर के रूप में जाना जाता है। माल्टोज को माल्ट में पाया जाता है। माल्ट क्या होता है, तो जो चावल जब गंजे में बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक जो सफेद पानी आ जाता है, दरअसल वो माल्ट कहलाता है। तो वो चावल में पाया जाता है, ठीक है, राइस में। तीसरा जो आता है ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड हो गए, सिंगल मोइटी, डाइसैकेराइड हो गए, टू शुगर मोइटी। ओलिगोसैकेराइड हो गया मोर देन टू, मतलब 3 से लेकर के 10 तक की शुगर मोइटी यदि होगी तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और ओलिगोसैकेराइड में जैसे क्या हो गया, रेफिनोज हो गया, स्टैकियोज हो गया, है ना, ये इनका एक नाम हो गया, उदाहरण हो गए। इनके जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 इनका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। आखिरी में आता है पॉलीसैकेराइड्स, ये मल्टी मॉइटी ऑफ शुगर होते हैं। C6H10O5 का होल एन, है ना, ये होल एन में रहेगा। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान में रखना, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड का बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H10O5, है ना, C6H10O5 का होल एन। और यही जनरल फॉर्मूला किसका है, पॉलीसैकेराइड का। बोले ऐसा क्यों होता है, देखो हम सामान्यतः यहाँ ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी बनाते हैं, कई किताबों में आप जाएंगे तो ओलिगोसैकेराइड की कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। सीधे क्या मिलेगा आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, देन पॉलीसैकेराइड मिल जाता है। मतलब मोर देन टू, मतलब 3 से लेकर के जितने भी ऊपर शुगर मोइटी होगा तब उस सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड ही बोल रहे होते हैं। इसलिए उन सबका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, C6H10O5 का होल एन। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, इफ आयोडीन इज अप्लाइड टू ग्लाइकोजन रिच फूड, है ना, यदि हम क्या करते हैं, अच्छा ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का, है ना, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का पॉलीफॉर्म है, क्या है, ग्लूकोज का पॉलीफॉर्म है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है। अब क्वेश्चन है कि आयोडीन इज अप्लाइड टू ग्लाइकोजन रिच फूड रिजल्टिंग कलर विल भी, है ना, यदि ग्लाइकोजन रिच फूड में क्या अप्लाई कर दिया जाए, एक आयोडीन अप्लाई कर दिया जाए तो क्या रंग आएगा, ये रंग जो निकल के आएगा ब्राउनिश रंग निकल के आएगा, कौन सा, ब्राउन, है ना, कि व्हेन आयोडीन इज अप्लाइड टू अ ग्लाइकोजन रिच फूड इट विल प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन कलर, कौन सा, रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा, विच विल प्राइमरली कौन सा, ब्राउन, प्राइमरली कौन सा होगा, वो ब्राउन होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज आयोडीन इंटरेक्ट्स विद द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन, है ना। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब बहुत सारी शुगर मोइटी जुड़ जाती हैं तो जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, मुड़ाव आ जाते हैं, बहुत सारे क्या आ जाते हैं उसमें, घुमाव आ जाते हैं, बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहाँ पे कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन से आयोडीन इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर क्या होता है, ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर मेकिंग अ हार्मोन्स हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन, है ना, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट इनमें से है जो कि हार्मोन बनाने के लिए, एक अच्छी त्वचा के लिए और सेल मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक होता है। मुझे नहीं पता कि तुम कितना जानते हो कि हार्मोन कैसे बनता है, हेल्दी स्किन कैसी बनती है, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का होता है। हम ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन की यदि हम बात कर लें उसी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में वो क्या होता है, फैट होता है। हेल्दियर स्किन के लिए भी क्या आवश्यक होता है, फैट आवश्यक होता है। हार्मोन्स के जो प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है बहुत सारा कौन काम करता है, लिपिड्स काम करते हैं, जो कि कहाँ से आएंगे, फैट से ही निकल करके आएंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, फैट है, राइट आंसर क्या है हमारा, फैट है। फैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी हार्मोन, हेल्दियर स्किन एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, फैट्स और लिपिड्स आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर मेकिंग दिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोन्स, सर्टेन हार्मोन्स लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैट्स एंड लिपिड्स, है ना, तो वो हो गया। हेल्दियर स्किन के लिए भी आपको उसी की आवश्यकता है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड ऑफ अ स्किन कंपोनेंट्स लाइक सेरामाइड्स, है ना। अब सेरामाइड एक स्किन कंपोनेंट है जो स्किन को हेल्दी रखता है, लेकिन सेरामाइड का प्रोडक्शन कैसे होता है, लिपिड या फैट की वजह से क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो फैट्स स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की ही बनी हुई है, तो वो भी कहाँ से फॉस्फोलिपिड्स निकल के आएगा, फैट से ही निकल करके आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी
नहीं, विच कोर्स ग्रेन है ना, विच कोर्स ग्रेन इज सफिशिएंट फॉर अ मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ रूरल पीपल ऑफ दी कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कोर्स ग्रेन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मोटा अनाज है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। आप सबसे पहले यहाँ भारी क्वेश्चन ये है कि साहब ई का हो है ना, तो पहले इसको समझ लो। न्यूट्रिएंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो है ना। एक क्या डिवाइड करते हैं, मैक्रो, दूसरा क्या डिवाइड करते हैं, माइक्रो। पहली तो कंफ्यूजन ये दूर कर लेनी है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो की कैटेगरी होती है वो फर्दर तीन हिस्सों में जाती है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं ना, उसको भी हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि उसमें अच्छा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो कैटेगरी फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड होती है इस आधार पर डिवाइड होती है कि कौन कितनी मात्रा में चाहिए, कौन कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाली कहानी है इसको सामान्यतः हम क्या करते हैं, दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो मेजर कैटेगरी आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी आ जाती है आपकी, दूसरी जो आती है फैट्स की, तीसरी जो आती है प्रोटीन्स की, तीसरी जो आती है प्रोटीन्स की। ये मेजर क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट को कहाँ से मिल जाएंगे, तो एकमात्र जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, रागी है ना। क्या होता है, रागी, जिसको इंग्लिश में फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रागी इज नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल कैल्शियम कंटेंट है ना। अब इसमें कैल्शियम कंटेंट भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, हायर देन एनी अदर सेरल है ना। तो एक पॉइंट ये होगा, इट इज ऑल्सो रिच इन आयरन, प्रोटीन है ना, विथ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू वह क्वांटिटी होती है ना, बायोलॉजिकल वैल्यू वह क्वांटिटी होती है जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करके यूज में लेती है, ठीक है। मतलब अगेन, आपने एक गोली खाई 500 mg की, लेकिन उस गोली का 10 mg ही तुम्हारे शरीर में क्या हुआ, यूजफुल हुआ, उतना ही एब्जॉर्ब हुआ, उतना ही काम में लिया गया। तो हम मानेंगे कि उस 500 mg की जो टेबलेट है उसका बायोलॉजिकल वैल्यू कितना है, 10 mg है, ठीक है। तो हम यदि इसके परस्पेक्टिव में यहाँ बात करें, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जो कि रागी में पाए जाते हैं, ये एक हायर वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा उसमें एक ऑप्शन था ज्वार और बाजरा है ना, आपके इसी में सॉरी, व्हीट हो गया, राइस हो गया और रागी हो गया, ठीक है, और मेज हो गया। हमारा आंसर क्या था, रागी था। ये यहाँ से हट जाएंगे। इसके अलावा, रागी के अलावा और कौन हमारे आंसर हो सकते थे, है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ज्वार और बाजरा में भी सेम प्रकार से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, मतलब कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कहाँ पाया जाता है, ज्वार और बाजरा में भी पाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो आंसर रागी था उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छी बात क्या होती है कि ये सभी क्रॉप्स है ना, इस प्रकार की जो सभी क्रॉप्स होती हैं ये क्लाइमेट रेजिलियंस शो करती हैं। क्या शो करती हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस। इसका मतलब होता है कि जलवायु में यदि बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो भी इनके उत्पादन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मौसम में, जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो इनके उत्पादन में परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलियंस शो करती हैं, जलवायु सहनशील फसलें होती हैं। अगला, मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ द कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर। सामान्य तौर पर एडल्ट्रेंट को डिटेक्ट करने के क्या मेथड होते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर 1 में पूछा जा चुका है, हमने इसको डिस्कस किया हो शायद थर्ड क्लास में, है ना। राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। विजुअल टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हो कि भाई किस फूड प्रोडक्ट में क्या एडल्ट्रेंट डाला हुआ है। केमिकल टेस्ट कर सकते हो, फिजिकल टेस्ट कर सकते हो, कई प्रक्रियाओं का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट सभी क्या होते हैं, उसके लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ आपको, एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये लिस्ट आप बांच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सामान्य तौर पर फूड प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेंट पता करने के क्या मेथड्स होते हैं। जैसे स्टार्च, यदि मिल्क में स्टार्च डला हुआ है तो कैसे पता करोगे, तो मिल्क में स्टार्च डला हुआ है, इसको पता करने के लिए क्या कर दो, मिल्क में आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो थोड़ा सा, और मिल्क में यदि आयोडीन सॉल्यूशन डाला और ब्लू कलर आ गया, क्या आ गया, ब्लू कलर आ गया, तो हम मानेंगे कि स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो मिल्क में क्या डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सोयाबीन या तुअर पाउडर का दाल उसमें डालना है और रेड लिटमस पेपर उसमें क्या करना है, छुआना है। यदि रेड लिटमस पेपर
टर्न्स इनटू अ ब्लू कलर, है ना, यदि रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, तो हम मानेंगे कि यूरिया इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे ही वनस्पति यदि प्रेजेंट है मिल्क में तो कैसे पता करेंगे, है ना, यदि मिल्क में वनस्पति प्रेजेंट है तो कैसे पता करें, आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और शुगर लेना है और दूध के साथ मिलाना है। यदि रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो हम क्या मानेंगे कि इसमें क्या है, वनस्पति है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, इनको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चॉक पाउडर मतलब शक्कर में कई बार पीसी हुई शक्कर में चॉक पाउडर डाली जाती है, कैसे पता करेंगे भाई, वाटर में डिजोल्व कर दो, जो चॉक होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, शक्कर सेटल डाउन नहीं होगा, शक्कर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, चॉक डिजोल्व नहीं होगा, शक्कर डिजोल्व हो जाएगा, चॉक क्या होगा, चॉक सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, है ना, तो पता चल जाएगा। तो ये है, जैसे खाने में कई बार क्या किया था, मैग्नेट वो जल्दी डालता है, आयरन फिलिंग्स डाल दी जाती हैं, तो कुछ नहीं करना, जिस खाने में आयरन फिलिंग डाले जाने का तुमको वो है संदेह है, उस खाने के पास क्या लेके जाओ, मैग्नेट लेकर के जाओ, यदि आयरन के पार्टिकल पार्टिकल होंगे तो मैग्नेट से स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, पूरी एक लिस्ट दी हुई है। चलो सिक्स क्वेश्चन बात करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन मे कॉज, है ना, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है ना, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन, दूसरा मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, तीसरा कि ए एंड बी, चौथा कि नन ऑफ द एबव, है ना। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए राइट आंसर क्या है, सी। एक फ्रीक्वेंट अबॉर्शन देखने को मिल सकता है लेडी में, और दूसरा कि प्रेग्नेंट सॉरी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड भी देखने को मिल सकता है कि यदि अबॉर्शन नहीं हुआ और बच्चा पैदा हो गया तो एक जो बच्चा पैदा होगा रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, मानसिक रूप से क्या होगा, अविकसित होगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी में जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आती है वो आती है गोइटर की। ठीक है, क्या है कि घेंघा रोग की, एक वो आ जाता है जिसमें स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन। इसके अलावा मेंटल रिटार्डनेस हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया, ये भी एक बीमारी है। स्टिल बर्थ एंड मिस कैरेज, है ना, स्टिल बर्थ एंड मिस कैरेज आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, कहाँ पर दिया था, ये दिया हुआ है फ्रिक्वेंट एबॉर्शन के रूप में, किसके रूप में, फ्रिक्वेंट एबॉर्शन के रूप में दिया हुआ है। इसके अलावा पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, और फटीग एंड वेट गेन होगा, है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं किसके वजह से होने वाली, आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली। ठीक है, चलो अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है आपका इसमें कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है विटामिन, तीसरा है मिनरल्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का क्या है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके क्या है, फैट है, और फैट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, फैट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, बी एंड सी, राइट आंसर क्या है, बी एंड सी, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो चीजें आती हैं प्राइमरली, एक विटामिन आता है, दूसरा क्या आता है, मिनरल्स आता है, क्या आता है, मिनरल्स आता है। विटामिन दो प्रकार के आते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं, दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बी एंड सी, कल भी बताया था क्लास में। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, एडक, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, एडक, कीड़ा। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स को लेकर के बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स हमको क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब कंपोनेंट्स है ना, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हमको ये बहुत चाहिए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनकी आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, अब आता है रिमूवल ऑफ अ ब्राउन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस इज डन बाय। ठीक है, तुमने कभी धान देखी है, क्या देखी है, धान। ठीक है, जो गांव के लोग होंगे वो धान जानते होंगे। ठीक है, तो धान से ही चावल निकाला जाता है ना। तो धान जो रहती है उसके ऊपर एक लेयर रहती है ना, उसके ऊपर एक लेयर रहती है, इसको भूसी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः भूसी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो भूसी, जिसको ब्राउन लेयर कहते हैं इंग्लिश में, उसको चावल से कैसे निकाला जाता है, तो उसकी प्रक्रिया है, उसको एक प्रोसेस के तहत हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अथवा बताते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें दो स्टेप शामिल होती हैं, एक पॉलिशर स्टेज होती है, दूसरी क्या होती है, व्हाइटनर स्टेज होती है। राइट आंसर क्या है, ए और सी, है ना, राइट आंसर क्या है, ए और सी। तो सबसे पहले क्या होगा, एक
व्हाइटनर स्टेज से गुजारा जाएगा। दीज मशीन्स, ये मशीन्स होती हैं एग्जैक्टली, है ना। दीज मशीन्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिमूव द ब्राउन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस, ठीक है। ये भूसी को क्या कर देंगी, धान से बाहर निकाल देंगी, है ना। ये क्या करेंगी, भूसी को धान से बाहर निकाल देंगी, एक बात। दूसरा जो अगला चरण आता है उसमें क्या होगा कि पॉलिशर स्टेज आएगी, है ना। दूसरा जो अगला चरण आता है उसमें क्या होगा, पॉलिशर स्टेज आएगी। और इस पॉलिशर स्टेज में क्या होगा, तो इस पॉलिशर स्टेज में उसको चावल को क्या किया जाएगा, एक रिफाइनमेंट लाने के लिए, एक अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए, उसको थोड़ा सा उसको वो करने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए पॉलिशर स्टेज से, पॉलिशर मशीन से गुजारा जाएगा, ठीक है। आफ्टर द इनिशियल व्हाइटनिंग प्रोसेस अ पॉलिशर इज ऑफन यूज टू फर्दर रिफाइन द राइस एंड रिमूव एनी रिमेनिंग ब्राउन पार्टिकल्स। वही बोला ना कि एक रिफाइन करने के लिए, एक शाइनिंग नेस लाने की, है ना। तो ये दो स्टेज होती हैं ब्राउन लेयर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम दी राइस, ठीक है। अगला आता है फ्लेवरिंग कंपोनेंट ऑफ अ बटर इज। बटर में फ्लेवर यूज करते हैं, कौन सा फ्लेवर यूज करते हैं बटर में, ठीक है। तो बटर में जो फ्लेवर यूज किया जाता है, हमारे पास ऑप्शन है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल, दूसरा है डाई एसिटाइल, तीसरा लैक्टिक एसिड, चौथा है प्रोटीन, है ना। तो बटर में जो फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है वो क्या है, डाई एसिटाइल, क्या है, डाई एसिटाइल, बी ऑप्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लेवर कंपोनेंट ऑफ अ बटर इज डाई एसिटाइल, अ नेचुरल अकरिंग कंपोनेंट गिव्स अ बटर अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बटरी एरोमा। और ये डाई एसिटाइल किस प्रकार का एरोमा देता है उसमें, बटरी एरोमा। या बटरी एरोमा क्या होता है भाई, कोई अलग एरोमा नहीं है, बटर से जिस प्रकार का एरोमा आता है उसको कोई एक स्पेसिफिक नाम ना दे करके उसको बटरी एरोमा ही कह देते हैं, बटरी टेस्ट ही कह देते हैं, ठीक है, बटर का टेस्ट, ठीक है, मक्खन का टेस्ट, ठीक है। तो ये डाईएसिटाइल यूज किया जाता है। इसके अलावा मतलब डाईएसिटाइल के अलावा और भी कंपोनेंट्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं जो ऑप्शन में नहीं थे, लेकिन हम यूज कर सकते हैं। जैसे एसीटोन का यूज कर सकते हैं ना, काय का यूज कर सकते हैं, एसीटोन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स की, है ना, क्या की, डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स की। कुछ नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट होंगे जैसे वेनिला है ना। इसके अलावा कोकोआ है, सिनामन है, कार्डमम है, क्लोव है, सिट्रस ऑयल्स है, ये मिंट है। ये सब नेचर से मिलते हैं, ये सब नेचर से मिलते हैं। इनके फ्लेवर को हम अलग अलग चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे वेनिला को आपने क्रीम में ही खाया होगा, वेनिला फ्लेवर जो आता है क्रीम और आइसक्रीम का, ठीक है। इसके अलावा कोकोआ फ्लेवर हो गया फ्लेवर्ड मिल्क में, सिनेमन फ्लेवर हो गया, कार्डमम फ्लेवर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, जैसे आपने डाई एसिटाइल देखा, वो क्या था, आर्टिफिशियल था। ये सिंथेटिक होते हैं, जैसे इथाइल वेनिलीन हो गया, है ना। इसके अलावा बेंजाइल्डिहाइड हो गया, मिथाइल एंथ्रानिलेट हो गया, डाईएसिटाइल हो गया और एसीटोइन हो गया। एसीटोइन को मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं क्रीमी फ्लेवर के लिए। डाईएसिटाइल को हमने बीच ऊपर पढ़ा कि बटर में यूज करते हैं। मिथाइल एंथ्रानिलेट को ग्रेप में यूज करते हैं। बेंजाइल्डिहाइड को आलमंड में यूज करते हैं। इथाइल वेनिलीन को स्ट्रॉन्ग वेनिला फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ डेयरी स्पेसिफिक फ्लेवरिंग एजेंट है, जैसे डाई एसिटाइल बटर में ही यूज होगा। एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल बटर में यूज होता है ना। जैसे हमने ऊपर जो पढ़ा उसमें भी एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल था, बट हमारा राइट आंसर क्या है, डाई एसिटाइल। क्यों, क्योंकि प्राइमरली कौन यूज होता है, डाई एसिटाइल ही यूज होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड को भी यूज किया जाता है ना, और कॉफी को यूज किया जाता है, आदि आदि इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट है। ऐसे ही आपको नमकीन और या यूं कहें कि सैवरी या उमामी फ्लेवर के लिए क्या यूज करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज किया जाता है, ओनियन का यूज किया जाता है, गार्लिक का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्मोक और फर्मेंटेशन फ्लेवर के लिए स्मोक फ्लेवरिंग और ब्यूटारिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला आता है 10th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। एक मजबूत हड्डी के लिए सब आवश्यक होता है, एक अपवाद के तौर पे क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम चाहिए हड्डी मजबूत बनाने के लिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, थायमीन नहीं चाहिए भाई, है ना। हमको क्या नहीं चाहिए, थायमीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसको हड्डी को मजबूत बनाने के लिए थायमीन क्या है, विटामिन है। थायमीन क्या है, एक बी ग्रुप का क्या है, विटामिन है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। तो कैल्शियम चाहिए बोन फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ के लिए, विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, मैग्नीशियम चाहिए, है ना, वो रेगुलेट करता है कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को, फास्फोरस चाहिए, है ना। मतलब हमने ऊपर पढ़े ना कि भाई हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या क्या चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी, इसके अलावा भी तो कुछ चाहिए होगा इस हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा फास्फोरस चाहिए, विटामिन के चाहिए, तो ये भी सब क्या करते हैं, हड्डियों की मजबूती में योगदान देते हैं। प्रोटीन जिंक फ्लोराइड, लेकिन थायमीन का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी नेसेसरी फॉर नेसेसरी टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ, है ना, मतलब कौन सा एक ऐसा बहुत ज्यादा आवश्यक है भोजन को पचाने के लिए, है ना, हवा, पानी, एंजाइम, मिनरल। भोजन को पचाने की जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, एंजाइम। और जब आप भोजन लेते हैं, हमारा जो जीआई ट्रैक है, वो हमारा जीआई ट्रैक कहाँ से चालू हो जाता है, बक्कल कैविटी से चालू हो जाता है ना, कहाँ से चालू हो जाता है, बक्कल कैविटी से, बोले मुंह से, खाना मुंह में रखते ही वहीं से चालू हो जाता है जीआई ट्रैक, वहां से लेकर के अंतिम छोर तक क्या है, ये चलता है। तो जो सबसे पहला एंजाइम रिलीज होता है, इससे कौन सा सबसे पहला एंजाइम रिलीज होगा, एमाइलेज, कौन सा, एमाइलेज रिलीज होगा, जो स्टार्च का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये कहाँ पे रिलीज होता है, बक्कल कैविटी में ही रिलीज होता है, कहाँ पर, बक्कल कैविटी में ही रिलीज होता है। तो सबसे ज्यादा आवश्यक जो खाने को पचाने के लिए वो क्या है, हमारा एंजाइम सी है। दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये क्या होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किस को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, किस में, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में, ताकि क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो सके, ताकि क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो सके, ठीक है। तो एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, ऐसे ढेरों एंजाइम्स होते हैं, है ना। कल की क्लास में, मतलब कल का जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम इनको और डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 से लेकर के बात करें, है ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, जो जैसे ये पहला क्वेश्चन ही है, सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम, है ना, सलाइवा कंटेन्स एमाइलेज। तो इस प्रकार के कई सारे एंजाइम वाले क्वेश्चन, तो कल हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स को लेकर के। बट अभी के लिए हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फैट इन द मिल्क, है ना, कि मिल्क में फैट है अथवा नहीं है, इसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका परीक्षण करने के लिए हम मिल्क टेस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मिल्क टेस्टर का यूज किया जाता है। प्रोटीन कंटेंट पता करने के लिए जल्डाल मेथड का यूज करते हैं, प्रोटीन मिल्क में प्रोटीन कंटेंट पता करने के लिए। एसिडिक कंटेंट पता करने के लिए टाइट्रेशन लगाया जाता है। सॉलिड नॉन फैट कंटेंट पता करने के लिए कई मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें ग्राविमेट्रिक मेथड होता है ना, इसके अलावा रिचमंड स्लाइडिंग रूल का यूज किया जाता है ना, इसके अलावा फिल्समैन्स मेथड का यूज किया जाता है नॉन फैट कंटेंट को पता करने के लिए, क्या के लिए, नॉन फैट कंटेंट को पता करने के लिए, ठीक है। अब देर आर टू टाइप ऑफ मेथड डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ अ फैट इन द मिल्क एंड चीज, है ना। तो हमने क्या ऊपर पढ़ा कि राइट आंसर क्या था, मिल्क टेस्टर। मिल्क टेस्टर किन मेथड पे काम करता है, मिल्क टेस्टर काम करता है दो मेथड्स पे, मोजोनियर मेथड पे और जर्बर मेथड पे, ठीक है। ये जर्बर मेथड ऑलरेडी क्या है, पढ़ाया हुआ है, शायद फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ाया हुआ था, देखते रहना पीछे क्लासेस, है ना, ताकि पता जाए, समझ में आए। इट इज अ ग्रेविमेट्रिक मेथड दैट यूजेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट फैट। इसके अलावा जर्बर मेथड हो गया जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, दैट यूजेस केमिकल रिएजेंट्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जर्बर मेथड जो है वो डेवलप किया गया था डॉक्टर निकोलस जर्बर के द्वारा स्विट्जरलैंड में 1891 में, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड को डिटर्जेंट को, है ना, यूज करके और फैट सेपरेशन की प्रक्रिया, फैट की क्वांटिटी क्या करता है, पता करता है किसमें, मिल्क में, ठीक है। अगला 13th क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउज मिल्क इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, गाय के दूध में कितना पानी होता है। गाय के दूध में जो पानी होता है, इनके ऑप्शंस के हिसाब से चलें तो लगभग 87% होता है। कितना होता है, 87%। अब गाय के दूध का मैं यहाँ पे आपको कंपोजिशन दे रहा हूँ। गाय के दूध में लगभग 87% क्या होता है, पानी होता है। फैट कितना होता है, 3.5 से 4.5%, है ना। प्रोटीन कितना होता है, 3.2 टू 3.4%। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज फॉर्म में कितना होता है, 4.8 टू 5%। मिनरल्स कितने होते हैं, 0.7 टू 0.8%, ठीक है। मिनरल्स कितने होते हैं, 0.7 टू 0.8%। यहाँ पे लिखा हुआ एस, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप उस मिल्क में से वाटर, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बाहर निकाल देंगे, और तो अंत में जो बचेगा वो सिर्फ मिनरल्स ही बचेंगे। वो कितना रहेंगे, मात्र 0.7 टू 0.8% बचेंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, कंपोजिशन होता है गाय के दूध का। तो वाटर कितना, फैट कितना, प्रोटीन कितना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वाटर कितना, 86-87, फैट कितना, 3.5 4.5, प्रोटीन कितना, 3.2 टू 3.4, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 4.8 टू 5, ठीक है। मिनरल्स कितने, 0.7 टू 0.8%, ठीक है। अगला आता है 14th क्वेश्चन,
aseptic packaging is used for which among the following processing method? aseptic पैकेजिंग तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उत्पाद को या aseptic packaging used after which of among the following processing method है कि रोगान रोध पैकेजिंग निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद अपनाई जाती है अथवा की जाती है। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन है, यूएचटी पास्चुराइजेशन है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग है। पास्चुराइजेशन क्या है, यूएसटी पास्चुराइजेशन क्या है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एलएचटी पास्चुराइजेशन क्या होता है ना। इसके अलावा मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि आपका लो हीट है ना, हाई टेम्परेचर, लो हीट और हाई टाइम का जो वो होता है पास्चुराइजेशन, वो क्या होता है। इसके अलावा यूएचटी क्या होता है वो भी पढ़ाया हुआ है। कब पढ़ाया था, पिछली क्लास में, 4th क्लास में। ठीक है, अभी के लिए बात करते हैं राइट आंसर को लेकर के। राइट आंसर क्या है, यूएचटी पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर द यूएचटी पास्चुराइजेशन आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, लेकिन वो जो पैकिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, असेप्टिक पैकेजिंग होती है। असेप्टिक पैकेजिंग का मतलब कि पैकेजिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं रहेगा, माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो aseptic packaging involves filling sterilized food into a pre-sterilized containers in a sterile environment। सब कुछ स्टेराइल रहेगा। कैसे, तो आपने एक बंद कमरे में अपने दूध को स्टेरलाइज किया है ना, जो गाय का दूध था उसको आपने स्टेरलाइज किया उस, और वो कमरा पहले से स्टेरलाइज हो रखा था, और किस में पैक करना था, पॉलीथीन में पैक करना था। वो पॉलीथीन भी पहले से स्टेरलाइज हो रखी थी, उसमें आपने पैक कर दिया। ठीक है, तो असेप्टिक पैकेजिंग के तहत पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टेरलाइज होता है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो सके। ठीक है, यूएसटी हमने कल भी बात की हुई थी कि इसमें 135 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस पे आप 2 से मात्र 5 सेकंड के लिए क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। 2 से 5 सेकंड के लिए हीटिंग करते हैं ताकि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं। दिस मेथड एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड विदाउट रेफ्रिजरेशन अप टू 6 to 9 मंथ। ठीक है, तो यूएसटी तकनीक का उपयोग करके आप अपने फूड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। कितना, 6 से 9 माह तक की बढ़ा सकते हैं। दीज मेथड्स कॉमनली यूज फॉर मिल्क, फ्रूट जूस, फ्लेवर्ड मिल्क, सूप्स एक्सेट्रा, जो मार्केट में आपको मिलते हैं। जैसे मिल्क आपको मिलता होगा सांची का पैकेट, वो 2 से 3 दिन चलता है, लेकिन वो यूएसटी टेक्नोलॉजी पे नहीं बना हुआ। लेकिन अमूल का दूध डब्बे में पैक होकर के आता है, डब्बे में, पॉलीथीन वाली की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, छोटे शहरों में डब्बे में मिलता है, वो डब्बे में जो पैक होकर के दूध आता है वो 3-3 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ रॉ सोयाबीन कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो सोयाबीन में प्रेजेंट होता है और सोयाबीन को खाने के कारण वो एक्टिव होकर के हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कच्चे सोयाबीन का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें निम्न पोषण विरोधी तत्व मौजूद होते हैं। वो क्या एग्जैक्टली है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, trypsin inhibitor. These substances interacts with the digestion of the proteins by inhibiting the enzyme trypsin, which is essential for the protein breakdown. अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर ट्रिप्सिन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। और ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। किस में ब्रेकडाउन करता है, अमाइनो एसिड्स में ब्रेकडाउन करता है, जिसको आप क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे। लेकिन यदि ये ब्रेकडाउन ही ना हो तो क्या, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो प्रोटीन आपके शरीर में पड़ा रह जाएगा और कभी भी वो मेटाबोलाइज नहीं होगा क्योंकि वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। और ये सब किसके कारण हुआ, ट्रिप्सिन इनहिबिटर के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, ट्रिप्सिन इनहिबिटर कारण, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था। ऐसे ही कुछ और सब्सटेंस होते हैं जो इसी सेम प्रकार की क्या है, प्रक्रिया को अपना रहे होते हैं। जैसे लेसिथिन्स हो गया है ना, लेसिथिन्स क्या करते हैं, दीज प्रोटीन्स कैन बाइंड टू द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन पोटेंशियली कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड हिंडरिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो लेसिथिन्स भी कुछ अलग प्रकार से काम कर रहे हैं लेकिन काम सेम हो रहा है। क्या, कि ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होने दे रहे हैं। कैसे, तो ये बाइंडिंग कर जा रहे हैं, कहाँ से बाइंडिंग कर जा रहे हैं, इंटेस्टाइन की लेयर से बाइंड कर जा रहे हैं। फैटिक एसिड, ऑलिगोसैकेराइड्स, ये भी सब सेम प्रकार से काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एल्कलाइन पीएच। बेसिक पीएच में निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है ना, तो बेसिक पीएच पे, एल्कलाइन पीएच पे विब्रियो कॉलराई ग्रो कर सकता है। कौन ग्रो कर सकता है, विब्रियो कॉलराई ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉलरा होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हैजा रोग होता है। क्या होता है, हैजा रोग होता है। इट थ्राइव्स एट द पीएच ऑफ 8.0 to 9.5 है ना, कितने पे, 8.0 to 9.5 पे क्या करता है, थ्राइव करता है। ठीक है, इसके अलावा
है ना, इट इज फाउंड इन अल्कलाइन वाटर एंड फूड, इट कॉजेस कॉलरा, सेवरल डायरियल डिजीज एंड सेवरल सीवियर डायरियल डिजीज, है ना। तो ये हमको कॉलरा क्या होता है, हैजा क्या होता है, ऑलरेडी हमको पता है, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्पीसीजेस हैं, जैसे कि बैसिलस स्पीसीज हो गया, स्यूडोमोनास अर्जियोनोसा हो गया, है ना। इसके अलावा अल्केजिनस फैसिलेसिस हो गया। ये अदर यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई थी। ये भी सब बेसिक पीएच पे ही काम करते हैं ना। इंटरोकोकस फैसिलिस हो गया, है ना, फैसिलिस हो गया, तो ये भी बेसिक पीएच पे ही ग्रो करेगा, क्षार वाले पीएच पे। तो ये एक लिस्ट दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला आता है, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट्स किसका बेहतर स्रोत माने जाते हैं? तो ये विटामिन सी का बेहतर स्रोत माने जाते हैं। किसका? विटामिन सी का। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, संतरे हो गए, ठीक है, लेमन्स नींबू हो गया, लाइम्स मौसम्बी हो गया, है ना। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट्स हो गए, चकोतरा एंड मैंडरिन्स, है ना। ये सब क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट होते हैं, और ये सब रिच सोर्स होते हैं किसके? विटामिन सी के, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। यदि आपको ये नहीं मिले तो आपको एक बीमारी हो सकती है, वो क्या होता है? स्कर्वी रोग हो सकता है। एक बात, दूसरी बात, विटामिन सी एज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, है ना। ये ऐसा एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कोलेजन सिंथेसिस में योगदान देता है। कोलेजन सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, कोलेजन इज रिक्वायर्ड फॉर स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, डेवलपमेंट ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला आता है 18th क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इच। राइबोफ्लेविन का सबसे बेहतर सोर्स निम्नलिखित में से क्या माना गया है? तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज बेल, है ना। बेल खाया होगा कभी, गर्मी में बेल का जूस यदि पिया हो तुमने, है ना। तो बेल क्या होता है? सबसे बेहतर सोर्स इसका माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं, है ना, जैसे बेल हो गया, इसके अलावा सॉरी ये बीफ हो गया, है ना। इसके अलावा मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, फिश, ये एनिमल सोर्सेस है। कुछ प्लांट सोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो है ना, वो देख सकते हैं आप। अगला आता है विटामिन सी एंड विटामिन ई, BHA एंड BHT एंड सल्फाइड्स आर ऑल, है ना। ये सब विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, इसके अलावा BHA, BHT, सल्फाइड्स, ये क्या हैं? फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी इंसिडेंटल फूड एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया तुमको कि विटामिन सी इज द एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे पढ़ाया था कहीं पर, ये पढ़ाया था, ठीक है। विटामिन सी इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। डिस्कशन से कैसे क्वेश्चन बनता है, समझो इस बात को, है ना। इतना लंबा डिस्कशन क्यों कराता हूँ, पता होना चाहिए। मैंने डिस्कशन में एक पॉइंट बताया कि विटामिन सी इज द एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, अब वो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बैठा हुआ है ना। आपको नहीं पता कि BHA क्या होता है, BHT क्या होता है, सल्फाइड्स क्या होते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है ना विटामिन सी क्या होता है, उसका आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो विटामिन सी, विटामिन ई, BHA, BHT, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, ये दे वर्क एक्सीलेंटली एज दी एंटीऑक्सीडेंट। और इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के तहत तो हमारी इम्यूनिटी क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं, ठीक है। BHA, BHT का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ठीक है। तो ये एनिसोल है और टॉल्यूइन है, ये एग्जैक्टली BHA, BHT हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तहत ही काम करते हैं। अगला आता है साइडर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है साइडर, है ना। साइडर एग्जैक्टली एक प्रकार का एल्कोहलिक वो है, पेय पदार्थ है ना। साइडर एक प्रकार का एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, जो कि कहाँ से मिलता है? सेब से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सेब से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। कैसे? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। क्लास में इसको पढ़ाएंगे, अभी इसकी क्लास नहीं हुई है। तो फर्मेंटेशन ऑफ द एप्पल से क्या मिलेगा हमको? साइडर मिलता है, ठीक है। और इस पूरी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए ईस्ट इज यूज टू कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स इन एप्पल जूस इनटू अ एल्कोहल, है ना। कि एप्पल में जो नेचुरल शुगर होती है उसको ईस्ट के माध्यम से या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इस साइडर में जो एल्कोहलिक कंटेंट होता है वो 4% टू 8.5% होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 to 8.5% होता है, मतलब बहुत ही लो क्वांटिटी होती है ना, बहुत ही लो क्वांटिटी क्या है? साइडर में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एल्कोहलिक परसेंटेज इन द साइडर,
ठीक है। तो साइडर में कितना अल्कोहल परसेंटेज होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो साइडर में अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, एक रेंज में होता है 4% से लेकर के 8.5% तक, है ना। ये डिपेंड करता है कि जो मेथड आपने अपनाई है वो कैसे अपनाई है। दूसरा, जो आपने रॉ प्रोडक्ट लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, जो सेब लिया है वो कैसा है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है। उसके आधार पर 4 से लेकर के 8.5% तक हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। साइडर हैज एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक पॉलीफेनॉल्स, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। अगला आता है विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द फैट कंटेंट, है ना। फैट कंटेंट पता करने के कौन से सॉल्वेंट को सामान्यतः यूज किया जाता है, तो फैट कंटेंट पता करने के लिए सामान्यतः हेक्सेन का यूज किया जाता है ना। कैसे का यूज किया जाता है, हेक्सेन का यूज किया जाता है। हेक्सेन के अलावा, है ना, हेक्सेन के अलावा आप पेट्रोलियम ईथर का भी यूज करते हैं, ठीक है। Petroleum ether and hexane are commonly used as a solvent for determination of the fat content, ठीक है। particularly methods like Soxhlet extraction, है ना। Soxhlet extraction मेथड के तहत आप क्या करते हैं, दो सॉल्वेंट का यूज करते हैं, या तो पेट्रोलियम ईथर का यूज करेंगे या हेक्सेन का यूज करेंगे टू डिटरमाइन द फैट कंटेंट या फैट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, इसके अलावा आप पेट्रोलियम ईथर और हेक्सेन के अलावा क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का, अदर सॉल्वेंट्स का। क्लोरोफॉर्म हम कहते हैं कि यूज किया जाता है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जा सकता, है ना। क्यों नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है ना, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं क्लोरोफॉर्म के। मतलब उसको यूज कर सकते हो, यूज करना क्या है उसमें समस्या नहीं है, लेकिन उसके यूज के पश्चात उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट निकल करके आएंगे, इसलिए उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन हेक्सेन और डाइथाइल ईथर वगैरह ये सब बड़ी आसानी से यूज किया जा सकते हैं, पेट्रोलियम ईथर वगैरह, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडल्ट्रेंट, निम्नलिखित में से कौन एडल्ट्रेंट है। यूरिया है, पेस्टिसाइड है, आयरन फिलिंग्स इन नटी है, बिल्कुल सब सही लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी हुई है, बिल्कुल पढ़िएगा, ये जरूर पढ़िएगा आप। कुछ बेसिक एडल्ट्रेंट है, जैसे मिल्क में सबसे कॉमन एडल्ट्रेंट कौन सा है, वाटर है। आपके घर में दरवाजे में दूध देने वाला आता है ना, अचानक से किसी ने एक्स्ट्रा दूध की डिमांड कर दी, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा दूध, पानी डाल दिया, है ना। 1 लीटर था, 2 लीटर पानी डाल दिया, 3 लीटर बन गया, लो जी हो गया काम। मस्टर्ड में क्या डालते हैं, अर्गेमोन सीड डालते हैं, टर्मरिक में लेड क्रोमेट डालते हैं, चिली में ब्रिक पाउडर, है ना, ईंट का बुरादा डाल दिया जाता है, सॉल्ट पाउडर, सूडान डाई डाल देते हैं, ब्लैक पेपर में क्या करते हैं, पपीते के बीज डाल देते हैं, है ना। काली मिर्च में पपीते के बीज डाल दिए, है ना। इसके अलावा टी लीव्स जो होती हैं उसमें आयरन फिलिंग कर देते हैं, कलर्ड टी लीव्स डाल देते हैं। तो इस प्रकार की ढेर सारी उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की यूज किए जा सकते हैं एडल्टेंट, अलग अलग प्रकार के फूड में, है ना। जैसे फ्रूट्स में क्या करते हैं, वैक्स कोटिंग कर देते हैं। वैक्स कोटिंग कई बार इंटेंशनली होती है, कई बार वो एडल्टेंट के तौर पे की जाती है। आइस क्यूब्स में नॉन पैलेटेबल वाटर डाल दिया, मतलब तुम बेहतर आइस क्यूब खरीदने गए थे, लेकिन नाले के पानी की वो बना के डाल दी, बर्फ बना के डाल दी, है ना, इस प्रकार से। खैर, 23वां क्वेश्चन, द विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी मिसिंग फ्रॉम वेजिटेरियन डाइट इज, है ना। कोई एक शाकाहारी व्यक्ति है, तो उसके खाने में से कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो कभी भी मिल ही नहीं सकता है। वो क्या है, विटामिन B12, है ना। साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है ना, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें एक मेटेलिक कंपाउंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटेलिक कंपाउंड पाया जाता है। वो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसके जो एनिमल विटामिन B12 उसके एनिमल बेस्ड सोर्सेस क्या होते हैं, तो मीट, फिश, एग, डेयरी, है ना, बीफ वगैरह, इन सब से आपको विटामिन B12 बड़ी आसानी से मिल जाता है। जो वेजिटेरियन सोर्सेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, ठीक है। यदि आप इस विटामिन का सेवन नहीं करते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। अगला आता है, विच ऑफ द एडल्टेंट इज कॉमनली यूज्ड इन हनी, हनी में सामान्यतः किस एडल्टेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके फ्रूट जूस, है ना, दूसरा है आपका मोलेसेस, तीसरा है HFCS, चौथा है सैक्रिन, और हाँ चौथा है सैक्रिन, है ना। राइट आंसर क्या है, तो जो हनी में सामान्यतः यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का यूज किया जाता है। ये कहाँ पे है, सी, है ना, ये कहाँ पर है, सी में। वापस से मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, एग्जैक्टली कहना चाहिए। यदि आप मॉडल आंसर उठाएंगे जो कि झारखंड पीसीएस ने जारी किया है, उस झारखंड पीसीएस के मॉडल आंसर के हिसाब से राइट आंसर क्या है, मोलेसेस।
उसके हिसाब से राइट आंसर क्या है मोलेसेस, लेकिन मोलेसेस गलत आंसर है। वो क्यों उन्होंने आंसर दिया, वो भी हमारे एमपीपीएससी जैसे ही होंगे, भांग पी के बनाते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा HFCS। आयोग ने क्या आंसर दिया है, मोलेसेस, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मोलेसेस इसलिए बता रहा हूँ कि मोलेसेस कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हमारा HFCS, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अदर कॉमन शुगर साइरप्स यूज्ड टू एडल्टेट द हनी इन प्रोडक्ट, कौन शुगर साइरप यूज किया जाता है, तो HFCS एक हो गया। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो हनी में ही एडल्टेंट के तौर पे, कॉस का यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्वर्टेड शुगर साइरप यूज कर सकते हो, ISS का। इसके अलावा केन शुगर साइरप यूज कर सकते हो, कास का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे पता करें कि उसमें कोई मिलावट है हनी में कि नहीं, तो हनी में मिलावट को पता करने के लिए एक वाटर टेस्ट यूज करते हैं, दूसरा फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। वाटर टेस्ट कैसे करते हैं, फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं, वो विधि यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा थंब टेस्ट, हीट टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, डैमेज टू द लीवर सेल्स लीड टू इंक्रीज इन बिलिरुबिन रिजल्टिंग इन, है ना, यदि यकृत कोशिकाओं की क्षति बिलिरुबिन वृद्धि करती है, जिससे क्या होता है, तो भाई बिलिरुबिन बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, तुमको ज्वाइंटिस हो गया है ना। बिलिरुबिन बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुमको क्या हुआ है, ज्वाइंटिस हो गया, क्या हुआ है, पीलिया हो गया, क्या हो गया, पीलिया हो गया, ठीक है। तो आपको पीलिया या जॉन्डिस उसका क्या है मेन बीमारी निकल कर क्या था वो आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्या था डिस्कशन था, जिसमें हमने बहुत सी बातों को आज इसमें कवर किया, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। 25 से आगे की चर्चा को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, 26 से लेकर के 50 तक को हर दिन हम 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।